और इस डबरा नार के समस्त खेलोदायी मेड़ोदायी पंडित कल्याणदायी पाल बाबा विमाल पैन ठाकुर पैन खीलत को ठाकुर के भूषण पैन समस्त पैन को का शक्ति को सेवा जोहार करते हुए और इस गोंडवाना भूभाग जो इस भारत देश वर्तमान भारत देश और पूर्व में जो कोयाबूरी द्वीप के नाम से जाना जाता था, जो यहाँ से दक्षिण अमेरिका तक है, ऐसे हमारे पारी गोत्र व्यवस्था के हमारे कोया राजा हुए हैं, जो 52गढ़ 57 परगना 258 रियासतों में शासन किए। और उनसे पहले हमारे ऐसे 88 शंभू शेख हुए जिन्होंने पेनक मेरी 5 खंड धरती में जो है अपना शासन किया, गंडोदीप में अपना शासन किया। ऐसे तमाम खुदा शक्ति को और हमारे गोंदोला व्यवस्था जो आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं, एक गोंदोला व्यवस्था, एक गांव की व्यवस्था, एक नार की व्यवस्था, सभी हमारे पुरखों के जो व्यवस्था है और उसके वंशज यहाँ पर जो बैठे सभी राजा रानियों के चरणों में राधे श्याम ठाकुरिया का सेवा जोहार पहुंचे। और आपके द्वारा जो एक समाज की एक जिम्मेदारी मिली और समाज ने जिनको जिम्मेदारी दिया और जिम्मेदारी लेकर जो है आज इस मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष और तमाम केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, उनके चरणों में भी राधे श्याम ठाकुरिया का सेवा जोहार पहुंचे। और इस सामाजिक व्यवस्था में प्रदेश स्तर पर जो कार्य कर रहे समाज की रीति नीति संस्कृति की स्थापना करने के लिए और हमारे पुरखों की व्यवस्था को बताने के लिए हमारे कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पूरी प्रदेश टीम को राधे श्याम ठाकुरिया का सेवा जोहार पहुंचे। और जो जिले में काम कर रही है जिला कमेटी और जिला कमेटी के अध्यक्ष और जिला कमेटी के सभी सदस्यों के चरणों में राधे श्याम ठाकुरिया का सेवा जोहार पहुंचे। और इसके साथ साथ में जो हमारे ब्लॉक में काम कर रहे हमारे ब्लॉक कार्यकारिणी के अध्यक्ष और ब्लॉक समिति के सदस्य, उनके चरणों में भी राधे श्याम ठाकुरिया का सेवा जोहार पहुंचे। और सबसे मुख्य होता है गांव नार, जहां से हर एक समस्या निकलती है और हर एक समस्या का समाधान होता है। उस नार के अध्यक्ष और उस नार के तमाम समिति के सदस्यों के चरणों में राधे श्याम ठाकुरिया का सेवा जोहार। और उस समाज की व्यवस्था में चलने वाले हमारे समाज जो आज सामने बैठे हैं, उन राजा रानियों की संतान दादा प्रेमवासी हीरा सिंह मरकाम जी ने जिन्हें राजा रानी कहकर संबोधित किया था, उन सभी राजा रानी के चरणों में और उनके बच्चों के चरणों में भी राधे श्याम ठाकुरिया का सेवा जोहार। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे आज आपके इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मुझे मेरे 2 शब्द बोलने के लिए मुझे जो है मंच दिया। इसके लिए इस पूरे मंच की व्यवस्था, आज के भोजन की व्यवस्था, आज के माइक की व्यवस्था और इसके साथ साथ में हमारी पुरखानी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमारे जो भूमका पंडा है उनके चरणों में भी राधे श्याम ठाकुरिया का सेवा। साथियों, आज बड़ा हर्ष का विषय है और दुख का भी विषय है। हर्ष का विषय इसीलिए कि आप सब लोग उपस्थित हुए हो और दुख का विषय इसीलिए है कि आप सब लोग बहुत कम संख्या में उपस्थित हुए। जिस शक्ति जिले में मैं विगत 4 दिनों से प्रवास में हूं और जब शक्ति जिले का मैंने इतिहास को देखा तो ये तो गौड़ राजाओं की जमीन है। आज भी आपके राजमहल जिंदा है और आपके आज भी राजा जो है जिंदा है कि नहीं? कहते हैं जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज कभी इतिहास नहीं बना सकता। और जिस समाज का इतिहास है और यदि वो समाज अपने इतिहास को नहीं बचा सकता तो आने वाली पीढ़ी को भी नहीं बचा सकता। यदि सही बोल रहा हूं तो जोरदार ताली के साथ में मुझे समर्थन नहीं, और यदि गलत बोल रहा हूं तो उसके लिए भी जो है किसी का समर्थन ना हो। दूसरी चीज,
कि हमारी आन, हमारी मान और हमारी शान क्या है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जितने लोग जानते हैं तो पहले हाथ खड़ा कर ले, और नहीं जानते हम हाथ खड़ा नहीं करते। हमारी आन, हमारी मान, हमारी शान क्या है किसी को मालूम? मालूम है तो बिल्कुल हाथ खड़ा करें। मैं यहाँ पे जिस तरह से R1A1 जो मनुवादी व्यवस्था है, ठीक है, इनके खिलाफ में हम सब लोग यहाँ पे खड़े और वो कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरे को बोलने में शर्म भी नहीं आती है, मैं लाखों की भीड़ में भी बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दो व्यवस्थाओं की लड़ाई है, आर्य और अनार्य। जो आर्य है उन्होंने हमारी व्यवस्था को खत्म करने का जो है दृढ़ संकल्प लिया है, और सत्ता शासन को खत्म करने के लिए उन्होंने पूरा ताकत और पूरी जो है अपनी ऊर्जा लगाती है। और जो अनार्य है, जिनका ये 52 का 57 परगना 258 रियासत के जो मालिक हुए हैं, जिनके पुरखों ने राज किया है, जिनके पुरखों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, आज उनके वंशज जो है उनकी विरासत को नहीं संभाल पा रहे। तो मैं उन्हीं वंशजों की विरासत से पूछना चाहता था कि हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान क्या है। जिसको मालूम है एक बार और पूछ रहा हूं, हाथ खड़ा कर देंगे फिर मैं तो बताऊंगी। है किसी को मालूम? नहीं है? मंच में किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूं। जब भी सामाजिक व्यवस्था की बात होती है, सामाजिक न्याय मिजान की बात होती है, तो सबसे पहले समाज की आन, समाज की बान, समाज की शान की पगड़ी, जिसे जो है हम संदेश कायर के रूप में जो है हमारे राजा महाराजा से लेकर हमारे पहाड़ी तारीख कुपारलिंगों ने जो है अपने सर पे धारण किया था। आज हमारे समाज की आन बान शान जो है पूरी खत्म हो गई है। यदि आज समाज के बीच में यदि किसी समस्या को रखने की बात आए, या हमारी बहन बेटियों की कोई समस्या को रखने की बात आए, और आप जब समाज गंगा में बैठेंगे तो आप क्या उतारेंगे? क्योंकि आपके सर से तो पगड़ी उतर गई, तो गर्दन कटाने के अलावा कुछ बचाएगा समाज के पास में? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं ऐसा लग रहा है। यदि सही बोलो तो दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजा के मेरे को समर्थन है, तो फिर मैं अपनी बात को आगे। और सब लोग समझ गए हैं तो अपने सर पे पगड़ी बांध ले। काल करे सो आज करो, राज करे सो अब, पल में परले होते बहुरी करेगा तब। यदि समझ गए हैं कि आपकी आन बान शान ये पगड़ी है, तो जिसके पास में गमछा है तो वो बांध ले। क्योंकि जब आप दूल्हा दे उतनी लाइन करके गए थे, तो आपको आपकी पत्नी ने जब आप सर पे पगड़ी बांध के आए थे, मोर बागो पहन के आए थे, तभी पसंद किया था, नहीं तो तुमको मुझ मुंडा बोल के भगा देता। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? जब आपकी शादी हुई होगी तो आपके दूल्हा देव क्या पहन के आए थे? पगड़ी ना, मोर बागो ना। आज तो उनके सर से पगड़ी उड़ गई है, तो हमारे समाज की आन बान शान तो खत्म हो रही है। तो पहले उसको स्थापित करना चाहिए, फिर इसके बाद में आगे बात करना चाहिए। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो मंच में भी हमारे जितने लोग यदि इस बात को समझ गए होंगे तो अपने सर के ताज को पहन लें। यदि सर का ताज ही नहीं रहेगा तो कहां शासन करेंगे? और सर का ताज नहीं रहेगा तो किस समाज को हम मुंह दिखाएंगे और किस समाज की हम बात करेंगे? सही है ना? और हमारे साथी लोग यदि कुछ गमछा बचे होंगे, हमारे साथियों के पास में गमछा नहीं तो उनको गमछा दे दें। अपने पास में कुछ गमछे थे तो जो साथियों के पास में गमछा नहीं है तो उनको गमछा दे दें। कम से कम अपने सर का ताज जो है वो लगा लें। तब लगेगा कि हम समाज के लोग बैठे हैं, तब लगेगा कि हाँ हम हमारे पुरखों की विरासत को बचाने वाले हैं, उनकी आन बान शान की रक्षा करने वाले हैं। दादा को पकड़ी बांधो। हाँ तो स्वागत कर दीजिए। दादा का क्या नाम बता दीजिए, मैं स्वागत करवा देता हूं। हमारे बीच में नंदी राम सिद्धार्थ जी, जो हमारे गौंडवाना गौड़ समाज महासभा के संरक्षक हैं, मैं उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि हमारे बीच में जो है इस ब्लॉक के अध्यक्ष हैं और उनको जो है समाज की पीले गमछे से
जो है पगड़ी बांधकर उनका स्वागत करें और समाज में जो है समाज की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए हमें मार्गदर्शन करें। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। दूसरा चीज कि आज हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए, यहाँ पे एकत्रित होने का क्या कारण है, सही है ना। जब तक हम किसी कार्य में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी आयोजन में जाते हैं, तो हमें उसके उद्देश्य को, उसकी उद्देश्य का कि हम किस उद्देश्य के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, क्या हम अपने जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उस उद्देश्य की चिंगारी अंतिम छोर तक जा रही है कि नहीं जा रही है, इस पर भी जो है सामाजिक चर्चा, परिचर्चा होनी चाहिए ना। अब इस पर जो है हमारी केंद्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी बैठकर अपने उद्देश्यों में चर्चा करेगी। मुझे क्योंकि से अपनी जो रीति नीति है उस पर बात करने के लिए और उस पर जो है विचार रखने के लिए मुझे जो है आज का मंच मिला है, और उसी पर मैं आप सब लोगों से जो है आग्रह निवेदन करता हूं, यदि मेरी बात को समझ में आएगी तो उसको गांठ बांध लेना, और यदि जो बात समझ में नहीं आएगी तो उसको छोड़ के जो है आप अपनी ओर गली में निकल जाना। आज पूरे भारत देश में दो प्रणाली चल रही है, एक प्रणाली दक्षिणपंथी और एक प्रणाली वामपंथी। दो विचारधाराएं इस देश में, भारत देश में चल रही है, और जो गोंडवाना की विचारधारा थी वो विचारधारा जो है सने सने खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए आज हमारे राजा जो है सत्ता पर नहीं है। आज हमारे राजाओं की जल जंगल जमीन छिन रही है और आपके अधिकार बिछीने जा रहे हैं, क्योंकि इस समाज में अपने हक अधिकार की, अपने मान सम्मान की, अपने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए जो है किसी दूसरे को बागडोर दे दी है कि वो आपके फैसले, आपके हक अधिकार की बातें और आपके लिए जाने वाले निर्णयों के बैठकर जो है वो निर्णय कर रहे हैं। आज इतना बड़ा समाज अपनी व्यवस्था का निर्णय स्वयं नहीं कर पा रहा है, अपने लिए अर्थ नहीं जुटा पा रहा है, अपने लिए फैसला नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सत्ता में आप लोग स्थापित नहीं है। चाहे वो सामाजिक सत्ता की बात करें, चाहे वो आर्थिक सत्ता की बात करें, चाहे राजनीतिक सत्ता की बात करें, आपके पास में सत्ता जो है खिसक गई है। और वो इसीलिए क्योंकि आपके पास में जो चीज थी वो आपसे छीन ली गई है, और जिसका आपको अता पता भी नहीं है। वो कौन सी चीज थी जो आपसे छीन ली गई है? वो सबसे पहली व्यवस्था थी आपकी टोटम व्यवस्था, आपकी पारी व्यवस्था, आपकी सामाजिक व्यवस्था, जिसके माध्यम से हम जो है अपने जन्म के संस्कार, अपने विवाह के संस्कार, अपने मृत्यु के संस्कार किया करते थे। उस पर आपके घर पे जो है आपके बाना, आपके थाना और आपके खाना में जो है दुश्मनों का क्या हो गया है, कब्जा हो गया है। जैसे आज हम इतना बड़ा समाज बैठे थे, लेकिन हम जो है दुश्मनों के दिखाए हुए रास्ते, दुश्मनों के बताए हुए रास्तों पर भी जो है हम प्लेट लेकर खड़े होकर खा रहे हैं। ये सामाजिक व्यवस्था नहीं है। सामाजिक व्यवस्था है जिस अन्न को हम ग्रहण कर रहे हैं, उस अन्न को हम उगाते हैं तो उसको सम्मान के साथ में बैठ के खाना चाहिए। खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? और उसके लिए एक अच्छी बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। हम एक सामाजिक क्रांति में बैठे हैं, और सामाजिक क्रांति का पहला जो सिद्धांत है कि इस प्रकृति ने जो हमको दिया है, हम प्रकृति को वापस करें, तो हम उस पर भी जो है दूसरी व्यवस्थाओं को ला के मारे। दूसरी चीज कि हम हमारे बाना खाना के लिए कट्टर नहीं है। जब मैं आया देखा कि मैंने बोला तो यहाँ पे सब मुझे पता चला कि हम सामाजिक बैठक में जा रहे हैं,
तो सामाजिक स्थिति परिस्थिति में अपनी पोशाक होती है कि नहीं, अपना एक पहनावा होता है, अपनी एक अलग पहचान होती है, तो वो समाज में से गायब हो गई है। आज हमारे समाज के लोग धोती पहनने में शर्मा रहे हैं, पगड़ी लगाने में शर्मा रहे हैं। अपनी व्यवस्था को स्थापित करने में पहले आपको अपने पुरखों से सीखना होगा। हमारे जो राजा महाराजा थे वो भी धोती पहनकर राज करते थे। हमारी जो रानियां थी वो भी 16 हाथ की धोतियां पहनकर क्या करती थी, युद्ध में जाती थी, युद्ध लड़ती थी। आज भी हमारे गांव में जाके देखिएगा, धोतियां पहन के ही खेत के काम अच्छे से किए जाते हैं, साड़ी पहन के खेत के काम नहीं होते कि हो जाते हैं। मैंने तो नहीं देखा है, गांव में मैं बहुत सफर करता हूं और यहाँ तक नहीं 108 देश घुमा हुआ हूं और भारत के बहुत विभिन्न विभिन्न जिलों में जाता हूं और वहां की स्थिति परिस्थिति को बखूबी देखता हूं। दूसरा चीज हो गया हमारा पाना, हमारा थाना, जहां पे हमारा देव दिवाला है, उस देव दिवाला में भी आपने जो है दुश्मन को जगह देकर बैठा दिए हैं। यदि ऐसा नहीं है तो अपने अपने देव दिवाला को देख लेना। जब तक हम हमारे पुरखों को सम्मान नहीं करेंगे और पुरखों के सामने दुश्मन को बैठा देंगे तो अंदरूनी रूप में दोनों जो है युद्ध करेंगे और वो आपकी व्यवस्था को छेड़ेगा, वो सामने लड़ता रहेगा, आपकी रखवाली नहीं करेगा। इसीलिए जो गौड़ समाज था, जो गौड़वाना का शासन करने वाला समाज था, आज जो है भिखारी बन गया है। मेरे को शर्म नहीं लगती बात को बोलने में। आज आप शासन की राशन की दुकान में भीख मांगने जाते हो। आज जो है शासन के द्वारा जो है 1000 रुपए के लेने के लिए जो है हमारी मातृशक्तियां जाती हैं। हमारी पितृशक्ति जो किसान हैं वो 6000 रुपए लेने के लिए जो किसान सम्मान निधि लेने के लिए जाते हैं। क्या उनके हाथों में वो ताकत खत्म हो गई कि उन्होंने जो है जंगल को काट कर जो है खेत बनाकर, झाड़ियों को साफ कर जो है खेत बनाकर जो है पूरे जीवन को दिया था और जीवन को जीने के लिए आपको एक भाग दिया था। आज तो आपके पास से आपके जंगल भी छीने जा रहे हैं, आपकी जमीनें भी छीनी जा रही हैं। लगातार मैं युद्ध लड़ रहा हूं। मैं मेरे मध्य प्रदेश में मानपुर विधानसभा क्षेत्र से 500 गांव को विस्थापित होने से रोका हूं, 113 गांव को डैम बनने से रोका हूं और इसके साथ साथ में वन की जो भूमि है उसको भी कब्जा करने से वन विभाग से रोकने की ताकत को रखकर आप लोग के बीच में आ जाया और उसी तरीके के तहत जो है हमारी अभी सर से बात हो रही थी। अभी उसी समस्या को लेकर जो है मैं 10 महीने जेल में था, 10 महीने 3 दिन। मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं था, सामाजिक मैटर है और आज भी 7 जिलों से जिला बदल, लेकिन चेहरे में कोई सिकन है क्या? आज भी मैं टंट्या मामा बिरसा मुंडा के जैसे और हमारे गौड़ शासक के महान राजा शंकर साह कुंवर रघुनाथ शाह के जैसे समाज के लिए सीने में गोली खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन समाज को कुछ दिन नहीं बहादुर बनना होगा और समाज को डर कर जो है अपनी समस्याओं का सामना करना होगा। तब हमारे जैसे जो है लाखों युवा निकल के आएंगे और आपके जैसे बनाए हुए शंकर साह कुंवर रघुनाथ शाह जैसे राजा, प्रवीण चंद्र भंजदेव जैसे राजा, ऐसे यार राजा जो है अभी हम सुंदर सा मरकाम राजा के पास में गए थे, कल हम गढ़ी में गए थे वहां पे, तो ऐसे राजा आपके लिए आकर आपकी सेवा करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन आपको अपने समाज के प्रति कट्टर होना पड़ेगा। आज हम कट्टर नहीं है। जब मैं आया था देखा मैंने फड़ा पहन का वो चल रहा था, गोंगो चल रही थी और उसपे सुमरनी चल रही थी। मेरे पास वीडियो भी है, हमारे बहुत सारे साथी जूता पहन के खड़े हुए थे। मतलब हम हमारी संस्कृति के प्रति जवाबदेह नहीं है, हमारी सभ्यता के प्रति हम कट्टर नहीं है और हमारे समाज के प्रति कट्टर नहीं है, तो आप कैसे अपने बच्चों के भविष्य को संरक्षित कर सकते हो? ये सोचने का विषय है कि नहीं? तो इस पर जो है आपको चिंतन मंथन करना होगा। मैं नहीं बोलता कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पुरखों की जो यादें हैं हमारे दिल पे हैं। अभी भी हमारे पुरखों की जगह हमारे घर पे है।
अभी हमने हमारे थाना में जो है दुश्मन को जगह दी है, लेकिन दिल में पूरी तरह से जगह नहीं दी है। आज भी हम नवाखाई करते हैं, आज भी हम हमारे पुरखों का शादी ब्याह जो है मागर माटी लेने जाते हैं, और आज भी हम जो है नांगर व्यवस्था से लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाओं पे जो है आज भी हम व्यवस्थित है कि नहीं। यदि सारे लोग व्यवस्थित है तो दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाओ, तो मैं फिर आगे बात रखूं। तो हम सब लोग व्यवस्थित हैं, लेकिन पूर्ण रूप से व्यवस्थित होने के लिए हमें कट्टरता आनी चाहिए समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने संस्कार के प्रति। जो भी हमारे तीज त्योहार है, रेला पाठा है, हमें उनको मनाना चाहिए। और इसके साथ साथ में हमारे बच्चों की आधुनिक शिक्षा के साथ साथ में सामाजिक शिक्षा को भी हमको देने की आवश्यकता है। यदि हम अभी मेरे पास टाइम है ना, कितना टाइम है? नहीं, मुझे बता दो तो इस हिसाब से मैं क्या फिर अपनी बातों को उस ट्रैक में लेके जाऊंगा। अच्छा, ठीक है ना, बात आगे रखू ना, समझ में आ रही ना। आज आप मुझे एक चीज बताइए कि देश में 3 न्यायालय हैं। कितने न्यायालय हैं? कौन कौन जानता है कितने न्यायालय हैं? 3 न्यायालय है ना। पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और चौथा आ जाता है तहसील कोर्ट। तो तहसील कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इशारे पे काम करता है, उसके पास में ज्यादा निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। और उसी तरह से मैं जिस चीज को बात बता रहा हूं, अब मूंद सूल सर्री को कितने लोग जानते हैं? यदि जानते हैं तो हाथ खड़ा करके बताना, यदि नहीं जानते हैं तो फिर मैं उसको बताऊंगा। कितने लोग जानते हैं मूंद सूल सर्री को? कोई नहीं जानता? हाँ, मंच पे जानते हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। अब पहले मूंद सूल सर्री की बात करते हैं, और मूंद सूल सर्री किसने दिया था उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ये मेरे पास में गौड़ उत्पत्ति इतिहास और संस्कृति की एक पुस्तक है। इसको पढ़ा है किसी ने? यदि नहीं पढ़ा तो आप इसको ले लो। ये हमारे गुरुजी के यहाँ थी, मरावी जी के यहाँ थी, तो मैंने इसको देखा थोड़ा सा, मतलब मेरे को दो, हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। क्योंकि इस पर हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने प्रयास किया कि इस पर जो है कुछ चीजें ऐसी दिखा दी जाए, ऐसी लिख दी जाए कि जो आपको जो है मिल जाए। और जो आज हम मैकाले की पद्धति में जो पढ़ रहे हैं, मैकाले की पद्धति में ना स्कूल, किस पे पढ़ते हैं? स्कूल। स्कूल का मतलब होता है ना इस कुल का ना उस कुल का, बस पैसे के लिए पढ़ाई होती है, उसको बोलते हैं स्कूल। और उस कुल को क्या बोलते हैं मैकाले में? कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब होता है अनाथालय। और उस अनाथालय में क्या मिलता है आपको? आर्टिफिशियल फादर मिलता है, और आर्टिफिशियल सिस्टर मिलती है, और आर्टिफिशियल मदर मिलती है। मिलती कि नहीं? और स्कूल में क्या बोला था? अभी तो मैं स्कूल बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ का लिखा हुआ क्या देखते हैं? माध्यमिक पाठशाला, प्राथमिक पाठशाला और उच्चतम पाठशाला। शाला किसको बोलते हैं? हमारे यहाँ जो शादी के बाद में जीजा और साले का जो रिश्ता होता है, किसका रिश्ता होता है? हंसने वाली बात नहीं है, लिखा रहता है स्कूल में, गलत तो नहीं बोल रहा मैं साहब? सर जी स्कूल में लिखा रहता है ना पाठशाला, तो साला किस पे होता है भाई? जब शादी होती है, शादी होने के बाद में हमारी पत्नी का जो भाई है उसको क्या बोलते हैं? साला। इसीलिए स्कूल में क्या बोलते हैं? बहन जी। बहन जी बोलते हैं ना। और क्या बोलते हैं? सर को क्या बोलते हैं? आचार्य जी, तो वो संस्कृति की भाषा है ना। शिक्षक बोलते हैं, है ना। सर जी बोलते हैं,
तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं दामाद को? बाबू बोलते कि नहीं? अरे हाँ बाबू आए हैं, खाना वाना दे तो पानी वानी देते चले। तो अभी की जो शिक्षा पद्धति है उसको आपको समझने की आवश्यकता है। और पहले की जो शिक्षा पद्धति थी उसको बोलते थे गोठुल। क्या बोलते थे? गोठुल। गोठुल का मतलब होता है, गो का मतलब होता है ज्ञान और ठुल का मतलब होता है स्थान, ज्ञान प्राप्ति का स्थान। वो किसने स्थापित किया था? वो हमारे प्रथम शंभु से कोसुडुम में, और उसकी जोड़ी का नाम है मूलादाई। हम अपने मूल में जो है यदि स्थापित रहेंगे तो हमारे आने वाले जो वंशज है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहेगी। इसीलिए शंभु शेख और मूलादाई को जो है आपको हेत करना चाहिए, उसे बार बार याद करना चाहिए। तो बोलिए ना, प्रथम शंभु शेख कोसुडुम दाई मूलाता, सेवा सेवा, कोसुडुम दाई मूलाता, सेवा सेवा। आज वो हमारा जो कोसुडुम था जिसने मूल सूल सभी दिया, मानसिक पटल, बौद्धिक पटल और शारीरिक पटल। यदि हमारा समाज आज मांदी में बैठा है, इस मांदी में बैठने के लिए, इस मांदी में आने के लिए हमारे जो सामने बैठे हैं इन्होंने एक माहौल बनाया होगा। तब आपके पास में विचार आया कि हमको गाड़ी से जाना है कि मोटर से जाना है कि कार से जाना है। और जब बुद्धि से आपने तर्क किया, इसके बाद आपने अपने शरीर को कष्ट करते हुए यहाँ पर पहुंचे, तो आप सफल हुए कि नहीं हुए? आज सब लोग यहाँ पे बैठे तो सफल है ना। तो ये ज्ञान तो हमारे महापुरुषों ने जो है गांव गांव में, नार नार में जो है पाना लगाकर आपको बता दिया था कि हमारा समाज मूल सूल सभी से चलने वाला समाज है। वो जो देख रहे हैं आप वहाँ पे सलेर घाघेर का निशान, वो मूल सूल सभी का बता रहा है कि मातृ शक्ति पितृ शक्ति जब मूल सूल सभी से चलेगी तो अपने हर एक जो है लक्ष्यों को पूरा कर सकती है, हर एक सिद्धांत में जो है वो सफल हो सकती है। ये ज्ञान ना तो हिंदुओं के पास में है, न मुसलमानों के पास में है, न क्रिश्चियनों के पास में है। ये है तो मात्र हमारे गोंडियन सभ्यता, गोंडियन संस्कृति में है। मूंद सूल सभी त्रिगुण सूत्री मार्ग, और ये त्रिगुण सूत्री मार्ग से ही पूरा देश चल रहा है, पूरा विश्व चल रहा है। लेकिन आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि दुश्मनों ने बोला है कि तीन तिगाड़ा और सारा काम बिगाड़ा। लेकिन हम यहाँ पे बोलते हैं, हमारे पुरखे बोलते हैं, हमारे भांगी पारी गोपाल लिंगो बोलते हैं, तीन तिगाड़ा और हर काम को हमने सुधारा। तो वो तीन से ही चलता है। तो वो तीन क्या है? पहला जन्म के संस्कार, दूसरा विवाह के संस्कार, तीसरा मृत्यु के संस्कार। इन तीन संस्कारों से ही पता चलता है कि आप किस सभ्यता के हैं, किस संस्कृति के हैं, किस धर्म के हैं। यदि आपने इन तीन संस्कारों को यदि बचा के नहीं रखा तो आपके पास में जो चीज अभी बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। और तीन चीजें और बताता हूँ। अभी आप बैठे ये वर्तमान है, आप यहाँ से घर चले जाएंगे, यहाँ की जो बैठक है वो भूतकाल बन जाएगी। और जब आप आगे सोचेंगे कि भविष्य के लिए क्या करना है तो वो भविष्य काल बन जाएगा। तो तीन ही काल है, तीन ही समय है, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो इस पर भी जो है आपको अपनी पकड़ रखनी चाहिए कि हमारा वर्तमान अच्छा रहेगा तो भूत अच्छा बनेगा, और जब भूत अच्छा रहेगा तो हम भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए जो है मूल सूल सभी पे आपको चलना होगा। तीसरा चीज, मूल सूल सभी आपका सुबह, दोपहर और शाम, और पहर 6 होते हैं। कितने पहर होते हैं? जो सुबह, दोपहर, शाम है। वैसे ही रात्रि में भी जो है मध्य रात्रि, प्रारंभ रात्रि, मध्य रात्रि और अंतिम रात्रि, इसको भंसारे बोलते हैं। और उसमें देखेंगे तो 6 ही पहर होते हैं, लेकिन हमें गलत पढ़ाया जाता है, गलत सिखाया जाता है। तो इन सबको जानने के लिए आपको अब क्या करना होगा? जो आज आपकी खाप पंचायत है, जो आज आपकी जो है सामाजिक पंचायत है, और इसको हमारे पुरखे क्या बोलते थे? पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा। इसी को क्या बोलते हैं? गोंदोला व्यवस्था। इसी को क्या बोलते हैं?
पहानी पारी कुपार लिंगो नार निजान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहानी पारी कुपार लिंगो नार निजान। और ये हमको इसीलिए मिला है क्योंकि हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को संतुलन करने के लिए जो सम व्यवस्था स्थापित की थी, जो मंडलिक व्यवस्था स्थापित की थी, जो ऊना पूना व्यवस्था स्थापित की थी, उस व्यवस्था के कारण हम लोग जो है अपने एक अलग निजाम में चलते हैं, जिसके तहत हमको जो है वर्तमान के भारतीय संविधान में हमको जो है कस्टमरी लॉ दिया है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार 13(3) का रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। इसीलिए हमारे लिए जो है अलग कानून व्यवस्था है, वो है सामाजिक व्यवस्था। लेकिन जब तक हम हमारे समाज की व्यवस्था को नहीं समझेंगे, हमारे पुरखों की व्यवस्था को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस व्यवस्था पर स्थापित नहीं हो पाएंगे। और इस व्यवस्था को परिपूर्ण करने के लिए भारतीय संविधान में जो 13(3) का दिया है और हमारे लिए जो अधिकार दिए वो आए कैसे, इसको जानते हैं क्या? इसको आप लोग जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। इस भारत देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ में जो बिगुल फूका था, उस पर जो है उनको तोप के सामने में खड़ा करके उनको उड़ा दिया गया। फिर इसके बाद सामंतवादी इस देश के जो आर्य हैं, उन्होंने अंग्रेजों के साथ में मिलकर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनवाया। कौन सा एक्ट बनाया? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। मतलब आदिवासी, जैसे आज हम यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं, यदि उस समय में बैठते तो अंग्रेज और जो जमींदार जिसने हमारी जमीनों को कब्जा किया, वो आके गोली मार के हमको खत्म कर देते। उस कानून को तोड़ने के लिए टंटिया मामा ने 1,27,000 पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनाई और क्रिमिनल ट्राइब कानून को तोड़कर जो है भीम रेजिमेंट बनाकर हमको नौकरी दी। आज जिनके पास में नौकरी है वो सभी टंटिया मामा की देन है। आज जो कर्मचारी अधिकारी बने हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सचिव हो, चाहे जो भी पद में है, तो वो टंटिया मामा की देन है। और आपके पास में जो जमीन है, आजादी के बाद 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, वो जमीन भी आपकी नहीं है, वो टंटिया मामा की देन है, वो बिरसा मुंडा की देन है। बिरसा मुंडा ने 1908 में एंटी एक्ट बनवाया था, जो छोटा नागपुर से चालू होता है, और 1908 के तहत आदिवासी की जमीन को ना तो सरकार ले सकती है, ना गैर आदिवासी ले सकता है। लेकिन हम हमारे महापुरुषों को नहीं जानने के कारण, हमारे अधिकारों को नहीं जानने के कारण आज सरकार हमारी जमीन को लेकर खनिज संपदा निकाल रही कि नहीं निकाल रही? और हम दर की ठोकर खा रहे हैं। फिर इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा ने भारतीय संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में जो काम किया और हमारी रूढ़ी प्रथा को, हमारी प्राचीन व्यवस्था को, कैसी व्यवस्था? प्राचीन गोंडोला व्यवस्था, नार व्यवस्था को देखते हुए भारतीय संविधान में 13(3) का बनाकर हमको रूढ़ी प्रथा दी, जिस पर हम हमारे भूमिका मुठवा मुकदम बनाकर जो आज हम गांव में फैसला करते हैं, जो ग्राम सभा सर्वोपरि होती है, वो क्यों होती है सर्वोपरि? क्योंकि 1870 में एलिजाबेथ जब भारत आई थी तो 99 वर्ष के लिए इस जमीन को लीज में दिया था और फोर्थ गवर्नमेंट के साथ में उसका एग्रीमेंट हुआ था। इसीलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत के बाद आती है ग्राम सरकार, और ग्राम सरकार में अधिकार किसका है? हमारा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? मावा नाटे मावा राज। और विधान का जजमेंट में आपको दिया है विधानसभा में लोकसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, लेकिन किसी को मालूम है क्या? एक भी जजमेंट आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? एक भी अधिकार आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? यदि पता हो जाता तो जो आपके ऊपर में जो 1%, 2%, 3% लोग हैं, जो विधायक सांसद बन के बैठे हुए हैं, उनको आप जड़ से उखाड़ कर फेंक देते और आप अपनी सत्ता स्थापित कर लेते ना। तो जो आपको 13(3) का के तहत रूढ़ी प्रथा मिली और उसी के तहत आपको जो है आर्टिकल नंबर 244 के तहत आपको मिला स्वशासन, 5वीं अनुसूची।
और उसी 5वीं अनुसूची के तहत जो है आपने अभी जो जाति पंचायत बनाई है वो 13(3) का और फिर 244 के तहत आप सारे निर्णय कर सकते हो। इस पे ना तो कोई जिला प्रशासन आपको उंगली उठा सकता है, ना तो कोई जो है एसपी कोई पुलिस प्रशासन आपको उंगली उठा सकता है, और ना ही यहाँ आपको जो है कोई भी न्यायालय उंगली नहीं उठा सकता। जो आपकी जो जाति पंचायत है, जो ग्राम पंचायत है, जो आपकी भाग पंचायत है, उसने जो निर्णय ले लिया वो निर्णय सर्वमान्य होता है। लेकिन आपको उस पर विश्वास नहीं। आप सबसे पहले कहाँ चले जाते हैं? पुलिस थाने। पुलिस थाने के बाद फिर कोर्ट चले जाते हैं और आपके पैर की चप्पलें घिसते रहती है। आप धन से भी गए और मन से भी गए और जग से भी चले जाते हो। आपके अधिकार का फैसला वो जो है 2-3 जो है जज बैठकर कर देते हैं, जबकि हमारा अधिकार का फैसला जज नहीं करते, समाज बैठते करती है। और समाज में पूरे लोग एक साथ आते हैं, उसको बोलते हैं यूनिटी, उसको बोलते हैं पावर, उसको बोलते हैं विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ी, तो बोलो ना, विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ी, विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ी। तो आपको बनाना होगा और अपने गांव में कब्जा करना होगा। आप छोड़ दो, कोई बोलता है कि मैं ओबीसी का हूँ, हिंदू हूँ, छोड़ दो। कोई बोलता है एससी का हूँ, मैं हिंदू, उसको भी छोड़ दो। कोई सामान्य वर्ग का तो बोलता है वो हिंदू हूँ, उसको भी छोड़ दो। क्योंकि जब वो खेती करते हैं, शादी करते हैं, तो आदिवासी व्यवस्था से करते हैं, और लेकिन हमको दिखावे में बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। यदि आप हिंदू हो तो आप नागर माटी क्यों लेके आते हैं? आप हिंदू हो तो शादी में मंडप क्यों लगाते हो? आप हिंदू हो तो 7 पेड़ क्यों लेते हो? कौन से वेद में, कौन से शास्त्र में, कौन से पुराण में लिखा हुआ है, मेरे को बता सकता हूं। लेकिन जिएंगे आदिवासी संस्कृति से, मरेंगे तो आदिवासी संस्कृति से, लेकिन दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे? हिंदू। हमारे देश के बहुत अच्छे नेता हुए रामविलास पासवान, शायद नाम आप लोगों ने सुने होंगे, मां तो सकते हैं पहली बार सुने ही होंगे। रामविलास पासवान ने देश के सदन में एक सवाल उठाया था कि जो हिंदू 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 करके बोलते हैं, तो कौन सी रामायण में हिंदू शब्द है, कौन से पुराण में हिंदू शब्द है, कौन से वेद में हिंदू शब्द है? इसका मुझे जवाब चाहिए। तो सदन से जवाब आया कि किसी भी वेद पुराण रामायण में हिंदू शब्द नहीं है। तो फिर तुम हिंदू हिंदू करके क्यों जो आदिवासियों को बहला रहे हो? आज इस देश का मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो खुद को आदिवासी बोलता है, मैं गर्व से बोलता हूँ, धमके की चोट से बोलता हूँ, चाहे मैं भोपाल से बोलूं, चाहे रायपुर से बोलूं। मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने बोला कि आदिवासी तो सनातनी हिंदू है, कितने आदिवासियों ने उसका विरोध किया? क्या आप रोड पर आए? और यदि बोलता है कि आदिवासी सारे हिंदू हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि आप हिंदू हैं तो क्या आपका जनेऊ संस्कार हुआ है? क्या आपका उपनयन संस्कार हुआ है? क्या आपने 5 घर 9 घर में जो है बटुक ब्राह्मण बन के भीख मांगा है? यदि आप हिंदू हैं, मैं बोलता हूँ कि चलो मैं हिंदू हूँ, मेरे को जो है तिरुपति बालाजी में मुख्य जो पुजारी बना दे। तो क्या विष्णुदेव साहब मुझे मुख्य मंदिर में पुजारी बना सकते हैं क्या? इस देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर के गर्भगृह में जो है पूजा करने के लिए नहीं दिया, जिसको हम बोलते हैं कि आदिवासी गर्व करते हैं कि आदिवासी का राष्ट्रपति हो गया, उस राष्ट्रपति को उस राम मंदिर में जो है प्रवेश करने दिया, क्योंकि वो विधवा है। जहाँ एक ओछी मानसिकता हो, जहाँ पर समाज के लिए जो राजा महाराजाओं का समाज हो और समाज के लिए ऐसी ओछी मानसिकता रखते हैं, तो ऐसी सत्ता शासन को खाल फेंकने की ताकत इस आदिवासी समाज में होनी चाहिए, इस कौन समाज में होनी चाहिए। लेकिन वो कहां से आई? जब चुनाव आता है तो आपको कांग्रेस बीजेपी दिखता है। अरे दादा हीरा सिंह मरकाम ने अपनी बात को बोलने के लिए, अपने हक अधिकार के लड़ने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाई, और आपको अपने कोई भी नैन से में यदि छेड़छाड़ करता है तो 32 सालों से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और 1932 से अखिल गोंडवाना महासभा आपके लिए आंदोलन करते आई है, आपके राजपाट के लिए लड़ते आई है, गोंडवाना राज्य के लिए लड़ती है, गोंडवाना राष्ट्र के लिए लड़ते लड़ते जो है प्रवीण चंद्र भंजदेव ने जो है अपने सीने में गोली खा ली थी। हम उनकी संतान है भाई, है कि नहीं? तो क्या
उन राजा महाराजाओं का खून जो हमारे अंदर था वो क्या उबाल मारना बंद कर दिया है? बंद कर दिया है क्या? यदि नहीं किया है तो शक्ति जिले में जो 3 विधानसभा है उन तीनों विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आदिवासी का विधायक होना चाहिए था। आपके 65,000 वोट हैं, लेकिन इसके जो है 10,000 5,000 वोट वाला जो है विधायक बन के बैठा, तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू हर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कर बोलने में। यदि है राजाओं का खून, यदि है आदिवासियों का खून, तो उबाल मारना चाहिए। वो अग्रवाल, कल मैं जो वीडियो देख रहा था, क्या नाम था उसका? हमारा अग्रवाल, ब्रिजमोहन अग्रवाल बोलता है कि अग्रवाल समाज का फैसला क्या अग्रवाल समाज नहीं कर सकती? क्या अग्रवाल समाज के विकास का निर्णय क्या अग्रवाल समाज नहीं कर सकती? यदि कर सकती है तो क्या हम अग्रवाल समाज के विधायक सांसद नहीं बना सकते? वो गर्व से बोल रहा जिसकी कोई संख्या नहीं है। और हमारे इस देश में 97% जनसंख्या हमारी है। ओबीसी भी हमारा व्यक्ति है, एससी भी हमारा व्यक्ति है और एसटी भी हमारा व्यक्ति है। ये सब मिलाते हैं तो इस देश के मूल मालिक कहलाते हैं। क्योंकि ओबीसी के घर में भी दूल्हा देव दुल्हनियाई पूजी जाती है। जब उनके घर में शादी होती है, पंडा गड़ता है, तो वो आदिवासी संस्कृति से चूल माटी लेके आते हैं, मागर माटी लेके आते हैं, पर भी वही लाते। तो आप बोलो कि हाँ भाई ऐसा क्यों कर रहे? आप तो जयमाला पहनाओ, आपने इसको पहनाया, उसने आपको पहनाया, हो गई शादी, सही कि नहीं? लेकिन जियोगे तो हमारे हिसाब से और कहोगे तो उनके हिसाब से। ये दोगली राजनीति हमको नहीं चाहिए। तो चाहिए अब मैं संविधान के कुछ बिंदुओं को बताकर मेरी बात को मैं विराम करूंगा, क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी कार्यक्रम में जाना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि 240 के तहत आपको स्वशासन मिला और 275 के तहत आपको जो है जनजाति विकास मद का केंद्र सरकार और राज्य सरकार बजट का प्रावधान करती है, जिसके माध्यम से आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अपने परिवार को रोजगार, अपनी संस्कृति संस्कार को स्थापित करने के लिए और अपने विकास के लिए, अपने स्वास्थ्य सुविधा के लिए स्थापित करने के लिए 275 की राशि का जो है आप उपयोग कर सकते हो। लेकिन इस 78 साल हो गए आजादी के और आपका फैसला आपका विधायक न कर पा रहा है। भले से वो आदिवासी से जीत के जाता है, चाहे कांग्रेस से जीते चाहे बीजेपी से जीते, उनकी मानसिकता कांग्रेस और बीजेपी की है। भले से वो आपके समाज में जन्म लिया है, लेकिन आपकी बात को आज तक बोला नहीं है विधानसभा पटल पर न लोकसभा पटल पर। आप सब लोग संकल्प हो जाइए कि जो भी विधायक सांसद है हम उनसे 275 की राशि का हिसाब मांगेंगे, बात खत्म। यदि आप 275 की राशि का हिसाब मांगेंगे तो 1-1 करोड़ रुपए एक आदिवासी के पास में आएगा, ये हम बोलते हैं। क्योंकि हमने जब हिसाब मांगा था तो हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल का वल्लभ भवन जला दिया गया, क्योंकि वो जनजाति कार्यालय था, उसको जला दिया गया। वो ताकत है, लेकिन आपकी ताकत तो आपको पता ही नहीं है। इस समाज का इतना बड़ा हाथी जो है एक छोटी सी बेड़ियों से डर रहा है और छोटे से जो है पुरखे से डरता है और इशारे पे काम करता है। तो अपने आप को समझिए, अपने पुरखा को जानिए। और 3 चीजें मेरे को संकल्प चाहिए, 3 चीजें आप कभी नहीं करेंगे। संकल्प करते हैं, करते हैं संकल्प, करेंगे संकल्प, हाथ खड़ा करो, बोलो सब लोग, हम जोर से बोलो, बोलो हम संकल्प करते हैं हम अपनी जमीन, अपनी बेटी, अपना वोट समझदार व्यक्ति को देंगे। हम अपनी जमीन को किसी व्यापारी उद्योगपति को नहीं देंगे, किसी व्यापारी उद्योगपति को नहीं देंगे। हम अपनी जमीन को गैर जनजाति को नहीं देंगे, हम अपनी बेटी को किसी दरुआ को नहीं करेंगे, दरुआ से नहीं करेंगे साथ। हम अपनी बेटी से
हम अपनी बेटी से शादी करते समय उस बच्चे का उस दूल्हा का पारिवारिक सांस्कृतिक सामाजिक परीक्षण करने के बाद में ही हम हमारी बेटी की शादी उससे करेंगे। परीक्षण करने के बाद ही हमारी बेटी की शादी जिस करेंगे। बेटे को हम अपनी बेटी दे रहे हैं, जिस बेटे को हम अपनी बेटी दे रहे हैं, क्या वो समाज में बैठने लायक है? क्या समाज में वो बैठने लायक है? समाज के साथ में चलने लायक है? समाज के साथ चलने लायक है तो हमारी बेटी देंगे। तो हमारी बेटी देंगे। और हमारा वोट ना तो कांग्रेस को देंगे, ना तो कांग्रेस को देंगे, ना बीजेपी को देंगे। ना तो बीजेपी को देंगे। हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कट्टर होकर हमारी सामाजिक सत्ता को, हमारी आर्थिक सत्ता को, हमारी आर्थिक सत्ता को, हमारी न्यायिक सत्ता को स्थापित करने वाली राजनीति को स्थापित करेंगे। हम सामान्य सीट से भी हमारे हमारे आदिवासी भाई को जिता के दिखाएंगे।